आज हम इक्विलिब्रियम के जो भी हमारे टेस्ट हुए हैं मेंटरशिप ग्रुप में उसके वीडियो सोल्यूशन को डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है 1 मोलर NaCl एंड 1 मोलर HCl आर प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज। अब यहाँ पर देखो, अगर ऑप्शन में बफर सोल्यूशन, नॉट ए बफर सोल्यूशन, ये सब कॉन्सेप्ट दिया। पहले तुम्हें बफर सोल्यूशन समझ लेना चाहिए क्या होता है सब बफर सोल्यूशन। तो बफर सोल्यूशन अगर हम बात करें कि पहले बफर क्या होता है, व्हाट इज बफर सोल्यूशन, पहले इसको समझ लेते हैं। तो बफर सोल्यूशन का अगर हम डिफिनेशन दें कि मतलब कि बोलते हैं कि कोई भी एडिशनल चेंज से हमारे पीएच पे जब डिफरेंस ना आए तो वो सोल्यूशन बफर सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, हम पीएच पे हमारा डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब वो पीएच को रजिस्ट करें। और बफर सोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। ठीक है, बेसिक बफर। अब एसिडिक बफर कैसे बनता है अगर हम बात करें तो यहाँ होता क्या है, वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड का सॉल्ट, लेकिन वो सॉल्ट कैसे बनना चाहिए, विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और बेसिक बफर में वीक बेस और वीक बेस का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम इसका एग्जांपल लें, जैसे इसका एग्जांपल अगर हम बेस्ट एग्जांपल लें तो हमारे पास होता है एक तो एसिटिक एसिड और इसका सॉल्ट CH3CONA। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट, वीक एसिड का अनायन और उसका सॉल्ट का टाइन, ये कैसे आया होगा अगर आपको पता हो तो ये NaOH से आया होगा। ठीक है, और यहीं सेम वीक बेस मान लेते हैं, वीक बेस हम कोई मान लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होगा, ये, और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड तो NH4Cl। ये कटानिक पार्ट है, मतलब ये किससे बना होगा, ये NH4 कटायन ये जो है और Cl माइनस HCl से बना होगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा। तो ये हमारा होगा। अब यहाँ जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और हमारे पास NaCl तो सॉल्ट है ना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ना कि वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा तो नहीं है। तो मतलब ये तो कंफर्म पता चल रहा है कि ये एसिड और आपने वीक स्ट्रॉन्ग एसिड भी लेकर रखा है, तो बफर सोल्यूशन तो नहीं है। ऑप्शन 2 तो हमारे इलिमिनेट हो गए, ऑप्शन 2 हमारे इलिमिनेट हो गए। अब देखना है कि इसकी पीएच की वैल्यू ज़्यादा आएगी या कम आएगी। अब ये बताओ, जैसे NaCl है, NaCl का पीएच क्या होता है, NaCl का पीएच होता है हमारा 7, प्योर सॉल्ट है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसमें HCl डाल रहे हो, HCl डाल रहे हो तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एसिडिक होता जाएगा ना हमारा कंपाउंड, और एसिडिक हो जाएगा तो उसका पीएच क्या होना चाहिए, <7। तो ऑप्शन क्या होगा, इट इज़ नॉट ए बफर सोल्यूशन विथ pH <7। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इन ए सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट AgIO3, मॉलिकुलर मास उसका दे दिया है एज द इक्विलिब्रियम विच सेट इन AgIO3 Ag + IO3 मतलब ये तोड़ के बता दिया आपको, कन्फ्यूजन भी ना हो। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट Ksp ऑफ AgIO3 एट ए गिवन टेम्परेचर इज इतना, व्हाट इज द मास ऑफ AgIO3 कंटेन्ड इन 100 ml ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब 100 ml का लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम सॉल्युबिलिटी निकाल दिए तो सॉल्युबिलिटी ही कंसंट्रेशन होता है और कंसंट्रेशन 1 लीटर में डिफाइन किया जाता है। तो 100 ml में हम इसका मास निकाल लेंगे, बोला कि मास बताना है हमें। क्वेश्चन क्या बोला, मास ऑफ AgIO3। तो सबसे पहले हमें जो पता होता है उससे ही आगे बढ़ेंगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है, पहले हमें जो दिया है उसी को थ्रू जाते हैं। ठीक है, जितना जा सकते हो उतना जाते हैं, डरना नहीं। तो Ksp निकालेंगे तो Ksp क्या आ जाएगा, अब इसका यस होगा, इसका यस होगा तो यस स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। Ksp की वैल्यू दिया है 10⁻⁻8, 1 × 10⁻⁻ लिखने की जरूरत नहीं। तो S की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 ये क्या होगा, मोल पर लीटर होगा, क्या होगा, मोल पर लीटर। और हमें मास निकालना है, अब मास हमें निकालना है 100, ये लीटर में। तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू वही है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, W अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml, क्योंकि ml दिया हुआ है, ml इंटू 1000। ठीक है, अब हम बस इसको पुट कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी कितनी दी हुई है, सॉल्युबिलिटी दी हुई है 280, नहीं सॉरी 10⁻⁻4। वेट हमें निकालना है, मोलर मास कितना दिया हुआ है 10⁻⁻4, वॉल्यूम इन ml 100 इंटू 1000, सॉरी मोलर मास, सॉरी मोलर मास 283 दिया हुआ जी, सॉरी 283 इंटू 10 के, हाँ इंटू
10⁻, ये 100 ml है और यहाँ पर हमारा इंटू 1000 है। अब सारे यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब वही ग्राम में ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ ग्राम पर मोल में होगा। बस इसी को सॉल्व करना है। तो W यहाँ से इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वेट इज इक्वल टू 283 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10। 10 से करेंगे तो वही आ जाएगा क्या, ऊपर जाएगा 10⁻⁵ हो जाएगा 283 इंटू 10⁻⁵। और इसमें हम देख लें कौन सा ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.83 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। कुछ नहीं करना था, बस सॉल्युबिलिटी निकाल के मोलारिटी वाले फॉर्मूले पे रख देना है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लगाना था, हमें पता चल जाएगा 100 ml हमारे पास कितने ग्राम है, इतने ग्राम मौजूद हैं। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन ये है और आसानी है थोड़ा उससे। द सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट Ab2 इज 1 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा। तो बहुत सवाल सिंपल है, Ab2 को तोड़ देंगे, एक इसमें टूटेगा A2 प्लस प्लस 2B माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी एस, इसकी 2S, तो KSP क्या आ जाएगा, S इंटू 2S का होल स्क्वायर आ जाता है, यही होता है ना। तो आ जाएगा 4S क्यूब आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर दे दिया है, S की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 इंटू 10⁻⁵ का क्यूब क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻15। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है द pK ऑफ वीक एसिड HA इज 4.5, द pH ऑफ एन एक्वस बफर सोल्यूशन ऑफ HA इन विच 50% ऑफ द एसिड इज आयोनाइज्ड इज। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो बस क्या करना है, कॉन्सेप्ट लगा लेना है। तो पहले हमें पता है कि सबसे पहले pK का फॉर्मूला लगा देंगे। pH के लिए बफर सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है pK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो सॉल्ट और एसिड को कॉन्सेंट्रेशन 50% ऑफ द एसिड इज आयनाइज, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमारा बराबर हो जाएगा। सॉल्ट और एसिड में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 50-50% मतलब बराबर हो जाएगा। pK दिया हुआ है क्या, pK तो नहीं दिया है, निकालना क्या है, अच्छा pK निकालना, pK दिया हुआ है और pOH निकालना है। पहले pH निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, फिर pOH निकाल लेंगे। pOH क्या आ जाएगा, 14 माइनस pH, तो pH इक्वल टू pK 4.5 प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो जो भी होगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, लॉग बेस 10 1। तो pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5 प्लस लॉग बेस 10 1 0। pH की वैल्यू 4.5, तो pOH की वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 माइनस 4.5 दैट इज 9.5। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी इज़ द आंसर 9.5, pOH इज़ 9.5। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बस फॉर्मूला लगाता ना था बफर, ये बफर सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, उसको लगा लेंगे, हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से सुने। pK ऑफ वीक एसिड HA इतना दिया हुआ है, pK दिया हुआ है, pKb ऑफ वीक बेस इतना दिया हुआ है, और इस 4.7 द pH ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट BA विल बी। तो ये सवाल सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन है, मतलब हमें सॉल्ट BA को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, HA और BOH, और इस सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करने के बाद हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसके pH ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट निकालना है। तो देखो सवाल बहुत सिंपल कर देते हैं, चीज़ों को डिफिकल्ट नहीं करते। तो सॉल्ट हमारा BA और इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BOH प्लस HA। BOH हमारा क्या है, BOH हमारा बेस है, HA हमारा क्या है, HA हमारा एसिड है। तो दिस इज अ बेस, दिस इज एसिड, ठीक है। अब pH हम निकाल लेंगे, pH के लिए फॉर्मूला क्या होगा, pH इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है। तो फॉर्मूला हमारा बहुत सिंपल होता है, अगर हमें पता हो इसके लिए डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल बस फॉर्मूले याद कर लेते हैं। 1/2
सॉरी 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। और वाटर के लिए हमें pKw तो पता ही होता है, वाटर के लिए क्या होता है pKw होता है 14। pKa हमें दिया हुआ है क्या, हाँ pKa हमें दिया हुआ है यहाँ पे हाँ 4.80 माइनस pKb हमें दिया हुआ है 4.78। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 41/2 ये आ जाएगा 14 प्लस 0.02 तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 14.02 तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7.01। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी 7.01। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या है, द pH ऑफ ए 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द एसिड HQ इज 3, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट K ऑफ द एसिड इज। अब इसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। HQ हमारे पास एसिड है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा H प्लस प्लस Q माइनस, ठीक है। अगर हम बात करें C 0 मान लेते हैं, C माइनस सी अल्फ़ा तो अगर आप K निकालोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से C अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा 1C माइनस 1 प्लस अल्फ़ा, C से C कट जाएगा, K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फ़ा, ये होता ना। और अल्फ़ा की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा कम हो गई तो हम इसको K इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा कम हो गई, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, वीक एसिड के लिए कॉन्सेप्ट तो ये लगता है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट K निकालना है। तो K निकालने से पहले में क्या क्या दिया हुआ है, pH ऑफ ए 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द एसिड HQ इज 3 दे दिया है। अच्छा, एक 0.1 मोलर का सोल्यूशन जिसका pH दे दिया है 0.3, अब उससे हम क्या लगा सकते हैं, अगर हमें HQ एसिड का pH पता है तो pH इज इक्वल टू अगर 3 है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वो होगा 10 की पावर -3, पता होना चाहिए ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू 3 तो H प्लस क्या होता है 10 की पावर माइनस pH होता है, पता होना चाहिए ना। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो ये 10 की पावर में उधर चला जाएगा, उधर एंटी लॉग लेकर, मतलब ये क्या आएगा 10 की पावर में चला जाता है और माइनस हो जाता है, तो 10 की पावर माइनस pH आ जाता है। यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाता है 10 की पावर माइनस pH, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 आ जाएगा, और हमें पता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ देखो तो C अल्फ़ा है, तो जब C अल्फ़ा की वैल्यू 10 की पावर -3, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 0.1, अल्फ़ा निकालना है 10 की पावर -3, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर -2। अल्फ़ा 1% ज़्यादा रहेगा तो हम ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट K इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर लगा देते हैं। जब हमारा अल्फ़ा 1% के या उससे कम रहेगा, जो कि रहेगा यहाँ 1%, 10% से कम रहता है तो लगा देते हैं, तो यहाँ तो 1% है तो लगा देंगे C अल्फ़ा स्क्वायर, और C की वैल्यू में पता है 0.1 अल्फ़ा स्क्वायर 10 की पावर -2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 की पावर -5 इज द आंसर, 1 इंटू 10 की पावर -5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 8 मोल ऑफ AB3 आर इंट्रोड्यूस इनटू ए 1 डेसीमीटर क्यूब वेसल, इफ इट इज डिसोसिएट इनटू 2AB3A2 प्लस 3B2 एट इक्विलिब्रियम 2 मोल ऑफ A2 आर फाउंड टू बी प्रेजेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा रिएक्शन है उसको लिख लेते हैं। रिएक्शन ये दिया 2AB3 टू फॉर्म A2 प्लस 3B2, ठीक है। अब हमें क्या कर रहा है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है इस फॉर्म में। इनिशियली T इक्वल टू 0 पे क्या दिया हुआ है 8 मोल दिया हुआ है, तब तो ये बना नहीं होगा 0 और T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया कि 2 मोल ऑफ AT फॉर्म हो रहा है। उससे पहले हम इसको अगर डिसोसिएट करा लेंगे तो क्या होगा 8 - 2x, ये x बन जाएगा और ये 3x बन जाएगा। अगर ये 2 मोल है तो ये 6 हो जाएगा, और ये 8 - 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, सॉरी ये 6 हो जाएगा ना, 3 × 2 तो 6। ये हमारा मोल है, ये सब हमारा मोल है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा मोल पर लीटर वॉल्यूम हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 1 1 यहाँ हो जाएगा।
अब हमें निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी निकालना है। तो बहुत सिंपल है, केसी क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, A2 की पावर 1 B2 की पावर 3 और क्या हो जाएगा AB3 का स्क्वायर, A2 की पावर 1 क्या हो जाएगा A2 की पावर 1 2 की पावर 1 B2 की पावर 3 मतलब 6 की पावर 3 और AB3 का स्क्वायर, AB3 का स्क्वायर, हाँ ये कितना बचा है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 दो दूनी 16, अरे 216 और 2 था 432 डिवाइडेड बाई 16 और 16 दूनी 32, 16 7 112, तो 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा C27, ऑप्शन हमारा क्या जाएगा C27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H प्लस चेंजेस बाई ए फैक्टर ऑफ 1000 द वैल्यू ऑफ द pH ऑफ द सोल्यूशन, pH ऑफ द सोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर हमारा ये चेंज हो जाए तो कैसे करेंगे। व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H प्लस चेंजेस बाई फैक्टर ऑफ 1000 द वैल्यू ऑफ pH ऑफ द सोल्यूशन, वो डिक्रीज कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो एक चीज़ तो हमें ये पता है ना कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को फैक्टर ऑफ 100 मतलब 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो pH की वैल्यू घट जाती है, तो डिक्रीजेज वाला ही आंसर आएगा। अब देख लेते हैं क्या होगा कॉन्सेप्ट। तो हमें पता है pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, और इसको हम फैक्टर से चेंज कर देंगे तो pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 1000 H प्लस। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं 10 की पावर 3 माइनस लॉग बेस 10 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सॉरी अगर लॉग की पावर इसमें है तो हम 10 की पावर 3 लिखेंगे तो यहाँ पर बाहर -3 आ जाएगा, -3 लॉग बेस 10, 10 की पावर 3 है तो 3 आ जाएगा माइनस लॉग बेस 10 H प्लस। तो जितना यूनिट है उसका 3 यूनिट डिक्रीज कर जाएगा, मतलब डिक्रीजेज बाई 3 यूनिट्स। ताकि हम चेंज इन pH वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि इतना से हमारा चेंज हो जा रहा है तो इतना हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यही हमारा जो है, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे फैक्टर में बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू उतनी डिक्रीज होने वाली है। तो डिक्रीजेज बाई 3 यूनिट्स इज द आंसर, ऑप्शन बी। बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द यूज ऑफ इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन, ये कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है। पहले हमें 2 इंडिकेटर की बात की, दोनों इंडिकेटर की बात समझा देते हैं। पहले तो हम ये समझ जाएं कब क्या काम करता है। तो पहले हम मिथाइल ऑरेंज की बात कर लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज की बात कर लेते हैं। तो ये किस रेंज में काम करता है पहले तो हमें पता होना चाहिए। तो pH की वैल्यू 3.1 से 4.4 के बीच में ये काम करता रहता है। और मिथाइल ऑरेंज क्या बोलता है, मिथाइल ऑरेंज बोलता है कि ये जो यूजफुल होता है वो किसके लिए होता है, एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन की। अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज वीक बेस के टाइट्रेशन के लिए काफ़ी यूजफुल है, वीक बेस के लिए ये यूजफुल है। मतलब हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बेस हमारा वीक होना चाहिए। अगर हम फेनोल्फथेलिन की बात करें तो फेनोल्फथेलिन भी जो हमारा pH रेंज होता है ये 8.3 से 10 के बीच में काम करता है। और इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग बेस इज द कंपल्सरी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ हम क्या क्या ले सकते हैं, हम यहाँ वीक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड वीक बेस भी ले सकते हैं। सॉरी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों ले सकते हैं यहाँ पे, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों के लिए। अब देख लेना है तो मिथाइल ऑरेंज इज सूटेबल फॉर वीक एसिड वीक बेस, तो ये गलत हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हाँ ले सकते हैं। और ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, हाँ बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दोनों वीक नहीं। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पर वीक एसिड यहाँ चलेगा, ये सब चलेगा लेकिन ये नहीं चल पाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, बोला है द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ द हीलियम गैस टू द फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये दिया हुआ है। अब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के 2 कंडीशन होते हैं, पहले तो हमें ये माइंड में होना चाहिए। जैसे PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 है, तो एक तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन होता है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन के लिए हमें एक बात को याद रखना होगा
कि कांस्टेंट वॉल्यूम में कभी भी हमारा एक्टिव मास, जिसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ही बोलते हैं, वो चेंज नहीं होता है। और चेंज नहीं होगा तो रिएक्शन पे कोई असर पड़ेगा, रिएक्शन विल नॉट शिफ्ट इन द एनी डायरेक्शन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का कंडीशन क्या होता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो चेंज इन concentration at equilibrium and reaction will not shift in any direction। रिएक्शन जो होगा वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। तो एडिशन ऑफ हीलियम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये हमारा आंसर डी हो जाता। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला है तो हम ठीक है, मतलब बेस्ट पॉसिबल आंसर तो मार सकते हैं कि हम मान लेंगे कि हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और भी बन सकता था, कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, हमें पता है प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो आइडियल गैस की वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वहाँ से भी देख सकते हैं। और एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करने से रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम बात करें तो प्रेशर अगर हम कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा कि अगर हम बात कर लें, हाँ कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर होगा और गैस तुम ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा हीलियम गैस आने से, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करने से हमें क्या कर सकते हैं, तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन चाहेगा एलसीबी क्या करेगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहेगा। और वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए वो उधर जाएगा जिधर अब नंबर ऑफ मोल्स, अब वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें पता है प्रेशर बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता है, तो वॉल्यूम घटने से अगर हमें वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम को घटा रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम घटाएंगे उस डायरेक्शन में जिधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़े। तो नंबर ऑफ मोल्स किधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर ऑफ PCl2 एंड PCl3 गैस विल प्रोड्यूस। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसके दो आंसर होंगे। इसको अगर हम बेस्ट पॉसिबल बोले तो ये बोल सकते हैं, लेकिन कंडीशन नहीं दिया तो ये दोनों पॉसिबल आंसर होंगे। तो इसके ए और डी आंसर इज़ द बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, आई होप कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है द 200 ml ऑफ 0.1 मोलर 0.1 मोलर HCl इज मिक्सड विद 400 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 द पीएच ऑफ द मिक्सचर इज। सवाल बहुत सिंपल है, बस क्या करना, पीएच ऑफ द मिक्सचर है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर की, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर की बात कर सकते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की बात कर सकते हैं टोटल। तो M1V1 + M2V2 अपन M1 + M2 निकाल लेंगे। तो 0.01 × 200 + 400 × 2 कर देंगे क्योंकि इसका n फैक्टर 2 है, इंटू 0.01 और टोटल वॉल्यूम क्या है 200 + 400। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 + 8 + 600, ये आ जाएगा 10/600, ये आ जाएगा 1/60 और 1/60 आ जाएगा। पीएच की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं आप मिक्सचर का, H+ ऑफ द मिक्सचर आ गया है। तो -log/10 1/60 -log/10 को बाहर रख, सॉरी माइनस को बाहर रख लेते हैं और log/10 1 -log/10 क्या हो जाएगा 60, यही हो जाएगा ना। और log/10 60, ये तो जाएगा -0 -log/10 6 × 10 कर देंगे। और हमें पता है log/10 6 × 10 कैसे निकालते हैं, ये जगह 0, ये तो इधर रहने ही दो, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और log/10 6 + log/10 10, इसकी वैल्यू होती है 0.78, इसकी वैल्यू +1, तो ये आ जाएगा 1.78। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1.78 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, द प्लॉट ऑफ pH मीट्रिक टाइट्रेशन ऑफ NH4OH वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लुक लाइक। मेरे पास क्या है, NH4OH है और उसमें हम HCl ऐड करने, वॉल्यूम ऑफ एसिड ऐड है, इधर जा रहेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एसिड बढ़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड डालेंगे तो NH4OH तो बेसिक होगा, तो इसका pH > 7 होगा। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका ये pH यहाँ > 7 नहीं है। उसी तरह ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में होगा, pH > 7 है और अगर HCl डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, HCl ऐड होने से कंपाउंड एसिडिक होता जाएगा और pH धीरे धीरे घटेगा।
पीएच धीरे धीरे घटेगा और धीरे धीरे घटेगा, ना कि साइमल्टेनियसली। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहीं से तुरंत गिर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। धीरे धीरे वो घटेगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि बीच में देखो और ध्यान से, तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट भी कभी कभी आएगा, फिर उसके बाद जब इसको NH4HCl को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करके pH 7 भी आएगा बीच में। ऐसा नहीं होगा कि कभी 7 बीच में आएगा ही नहीं, ये तो डायरेक्ट गिर गया ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर जितना भी एसिड है इसके pH के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, pH हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है ना, pH कांस्टेंट हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एसिड से इसका फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। करा द वैल्यू ऑफ Kc, इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू दे दी है। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू पूछ रही है, तो हम क्या कर लेते हैं, Kc लिख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम लिख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए Kc लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Kc इज इक्वल टू आ जाएगा NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 का क्यूब, और इसी की वैल्यू 64 दिया हुआ है। और हमें इसके लिए निकालना है, तो हमें निकालना किसके लिए वैल्यू है, हमें K डैश, इसके लिए Kc निकालना है, मान लेते K डैश। तो यहाँ क्या निकालना है, NH3, ठीक है, N2 की पावर 1/2, सॉरी प्रोडक्ट में यहाँ तो ये है ना, तो N2 की पावर 1/2, H2 की पावर 3/2 अपॉन NH3। ध्यान से अगर हम इसको देखें तो हमें इसकी वैल्यू अगर 64 पता है, तो अगर हम इसका उल्टा कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू 1/64 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो 1/64 का अंडर रूट कर देंगे तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा 1/8, जो कि इसी के बराबर हो जाएगा। तो 1/8 इज द आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसिडिक वेफर। अब एसिडिक वेफर हमें बनाना है, तो एसिडिक वेफर अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो इससे तो नहीं बन पाएगा ना, HCl NaCl से तो नहीं बन पाएगा। इन तीनों में ही देखेंगे कि हमें क्या चाहिए होता है एसिडिक वेफर करने के लिए, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब इन्हीं सब में से होगा कोई ना कोई, देख लेते हैं इसको। अगर हम ध्यान दें तो ये CH3COH और NaOH तो पूरा अगर बराबर है तो खा जाएगा, और ये बेसिक आ जाएगा, थोड़ा बेसिक नेचर आएगा, क्योंकि NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बेसिक बफर हो जाने का चांस बनेगा जो बनेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ भी NaOH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये भी हमारा बेसिक बफर बनाने का चांस यही होगा, और ये एक लास्ट ऑप्शन हमारा यही होगा। तो ऑप्शन हमारा डी ही हो जाएगा। 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 0.01 मोलर CH3CONA। थोड़ा इसको और डिटेल में समझाते हैं, तो अगर इसको समझें थोड़ा सा, अगर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझें, तो HCl होगा, CH3CONA होगा, इससे जो बनेगा हमारे पास CH3COH प्लस NaCl। अगर इसकी मिली मोल निकालेंगे तो 10 × 0.10 मिली मोल आ जाएगा इसका 20 मिली मोल आ जाएगा। इसका स्टार्टिंग में 0 रहेगा। HCl है तो पूरा टूट जाएगा। सोडियम एसीटेट है हमारे पास, तो जितना है इसके हिसाब से ही टूटेगा, क्योंकि यहाँ है तो 10 टूट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा बचा रहेगा ना, 10 बनने के बाद 10 तो बचा रहेगा, तो यही तो हमारा बनाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, 5.1 ग्राम ऑफ NH4 इंट्रोड्यूस्ड इन ए 3 लीटर इवैक्यूएटेड फ्लास्क एट इतना टेम्परेचर, 30% ऑफ द सॉलिड डिकम्पोज टू NH3 and H2S एज गैसेस, द KP फॉर द रिएक्शन इज डैश 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 दिया हुआ है। तो पहले तो एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा लिखूँ तो रिएक्शन हमारा ये है, NH4SH और डिकम्पोज हो रहा है NH3H2S, और ये सॉलिड बोला है, तो ये मतलब और ये हमारे पास गैसेज हैं, तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का सवाल है। अब ये 5.1 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका मोल निकाल लेते हैं। तो 5.1 मॉलिकुलर मास NH4SH का 51 होता है, तो 0.1 मोल, तो 0.1 है। और बोला है 30% ऑफ द सॉलिड डिसोसिएट, मतलब इसका 30% डिसोसिएट हो रहा है। तो पहले मान लेते हैं इनिशियली कुछ नहीं होगा, 0.1, और हम C अल्फ़ा बोल सकते हैं, तो 0.1 इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा इसका 30%, 0.3 बोल सकते हैं कि इसका इसमें से इतना माइनस हो गया होगा। और ये हमें C है, तो ये C अल्फ़ा, तो ये क्या होगा, 0.1 इंटू 3 बना होगा, और ये भी 0.1 इंटू 3 बना होगा, क्योंकि 1 मोल है इसका स्टैकोमीटर कोएफिशिएंट।
अब हमें केसी निकालना है, तो केसी हमें क्या निकालना है, केसी निकालना है, हमें निकाल केपी निकालना है। तो केपी निकालने के पहले केसी निकाल लेते हैं। केसी निकालना बहुत सिंपल है। केसी क्या हो जाएगा, इसी का आएगा कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन होता नहीं, 1 होता है एक्टिव मास। तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन इज टू H2S का कॉन्सेंट्रेशन यही होगा। और ये हमारा मोल है ना, तो वॉल्यूम भी दिया है क्या कुछ, हाँ 3 लीटर के कंटेनर में। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ 0.3 होगा, 0.3 होगा, तो 0.03 इंटू 0.03 अपॉन 3 तो 3 से 3 कट जाएगा, आएगा 10⁻⁴। और केपी क्या होता है, केपी इज इक्वल टू होता है केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी। केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी। केसी की वैल्यू क्या है, 10⁻⁴। आर और टी की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है, अगर हम बात करें टेम्परेचर के लिए 1/12 से भी कर सकते हैं, ठीक है, 1/12 कर देंगे तो समथिंग उसके भी आसपास आ जाएगा। बाकी 0.0821 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एटीएम में अगर हम बात करें, एटीएम में आ रहा है तो 0.0821 और डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा इंटू 600 के स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 0.242 ATM स्क्वायर, 0.242 ATM स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज़ द आंसर। यहाँ K1 और K2 के बीच में रिलेशन बताना है, तो KC लिख के बस सॉल्व कर लेना होता है, इसमें क्वेश्चन कुछ है नहीं। तो अगर मैं निकालूँ तो यहाँ KC क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन को और एक शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये इसका तिगुना है, लेकिन इनवर्स मतलब वो होता है। तो जो ये K', K2 आता है ना, वो 1 अपॉन जो K ओल्ड होता है उसके पावर K1 के पावर रिसिप्रोकल में जितना गुना होता है उतना पावर में चला जाता है, तो 1 अपॉन K1 के पावर 3 हो जाता है। तो इसी से हम डायरेक्ट कर सकते थे K2 इक्वल टू K1 के पावर -3। बोलते हैं ना, अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अगर उलट गया रिएक्शन तो इनवर्स हो जाएगा। तो K2 इक्वल टू K1 के पावर -3। बाकी आप करके भी देख लेंगे तो ये है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि Kp इज़ नॉट इक्वल टू Kc। इसमें Kp Kc के बराबर किस रिएक्शन नहीं होगा, तो Kp इज इक्वल टू Kc तब होगा RT की पावर डेल्टा NG, जिसमें डेल्टा NG 0 होगा, 0 होगा वो रिएक्शन नहीं होगा। और जिसमें डेल्टा NG 0 मतलब Kp इज इक्वल टू Kc, और डेल्टा NG नॉट इक्वल टू 0 तो Kp इज़ नॉट इक्वल टू Kc। तो यहाँ डेल्टा NG 0 नहीं होगा, तो यही आंसर होना चाहिए। यहाँ डेल्टा NG अगर देखो तो 0 हो जाएगा, 112 11 11 2 11। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। यहाँ डेल्टा NG नॉट इक्वल टू, यहाँ डेल्टा NG क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और बाकी जगह डेल्टा NG 0 0 0। तो ये हमारा आंसर, ये ऑप्शन ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन शानदार है। बोल रहा है कि इन द गैस फेज रिएक्शन 2NO2 टू फॉर्म N2O4 इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब ऐसे अगर इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, 2NO2 से N2O4 बन रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में ही होगा। तो N2O4 बन रहा है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा H निगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, ठीक है। बोला है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, मतलब इसका इंक्रीज कैसे होता है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाना चाहिए, LCP का क्वेश्चन है। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर, अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है और इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब LCP क्या करेगा, वॉल्यूम को कम करना चाहेगा। और वॉल्यूम को कम करने के लिए वो किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें पता है उसी से कर पाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स इधर ज़्यादा है तो बैकवर्ड चला जाएगा, और हमें बैकवर्ड जाना नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, गलती हो गई। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन को इस तरह से थोड़ा गलत पढ़ लिया है। गलत मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा से, गैस फेज रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा लिखा हो, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और फिर अगला बोला डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, तो N2O4 तो हमारा ये होगा ना, अब इसको डिकम्पोज कराना है तो मतलब ये बन जाएगा 2NO2, मतलब उल्टा रिएक्शन की बात कर रहा है, सॉरी। अब इसके लिए हमें सारी चीज़ें बताना है कि अब हमें क्या होने वाला है, अब हम इसके हिसाब से बताएंगे। अब पहला ऑप्शन, जैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश, अब इधर से इधर जाने के लिए एक्सोथर्मिक था, तो इधर से इधर डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा, और डेल्टा H इंडोथर्मिक है, तो एक जो लोअरिंग द टेम्परेचर वाला ऑप्शन पहले चला जाएगा। क्यों, अगर अब इंडोथर्मिक है तो रिएक्शन फॉरवर्ड इधर जाता है, ठीक है,
और टेम्परेचर आपको बढ़ाते हैं तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्शन डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, मतलब फॉरवर्ड चला जाएगा। तो ये तो लोअर टेम्परेचर से काम तो बनेगा नहीं, ये कंफर्म हो गया। पहला था एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या क्या करेगा। अगर हम बात करें वॉल्यूम बढ़ेगा तो एलसीबी क्या करेगा, वॉल्यूम को कम करना चाहेगा, और वॉल्यूम कम करने के लिए उधर उसको जाना पड़ेगा जिधर नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे भी क्या हो, ज़्यादा हो, और नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा इधर होंगे तो मतलब इधर ही होंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड यहीं जाएगी। तो आंसर तो हमारा ये होना चाहिए। अभी बाकी देख लेते हैं। इनर्ट गैस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम तो ये भी नहीं होगा। प्रेशर अगर हम बढ़ा देंगे तो एलसीबी क्या बोलेगा, प्रेशर घटा दो, और रिएक्शन उधर जाने लगेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होने लगेंगे, तो ये तो बैकवर्ड चला जाएगा। तो ऑप्शन ये होगा। शायद हम लोगों ने इसका ऑप्शन सी दिया है, लेकिन इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 20 का ऑप्शन ए होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर किसी को ये हो गया हो गलत। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट यही बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ा देंगे तो बैकवर्ड चला जाएगा, और हमें इसके लिए डिफाइन करना है, ना कि इसके लिए। तो इस बात के लिए इसका आंसर मुझे लग रहा है आंसर की मैं गलत दिया है, ये ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से मैंने आंसर लिया तो गलत हो सकता है, आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी एलसीबी का क्वेश्चन है। बोला था फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन ब्लास्ट फर्नेस, ये सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, गैस है, यूजिंग द ली टेटेलियर प्रिंसिपल प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। CO, ये सब हमारे पास रिमूवल से क्या होगा या एडिशन से क्या होगा, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। बोला है कौन सा इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो सॉलिड सबस्टेंस से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक सॉलिड XY इज केप्ट इन इवैक्यूएटेड सील्ड कंटेनर undergoes decomposition to form a mixture of gas X and Y at temperature T. The equilibrium pressure is 10 bar in the vessel Kp for the reaction is। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर दे दिया है, ठीक है, वो कितना दे दिया है, 10 बार इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर लग रहा है, और पूछ रहा है Kp क्या होगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो XY सबस्टांस है, और इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, सॉलिड है। अब इसको X और Y गैस में ट्रीट करा दिया गया, तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें इनिशियली प्रेशर हमारा क्या होगा, 0 होगा, T=0 पे अगर हम बात करें, ये सॉलिड गैस का प्रेशर यहाँ 0 होगा, और यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या लगेगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करना क्या है, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो अब हमें पता है कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसका प्रेशर आ जाएगा P, इसका प्रेशर आ जाएगा P, गैस का प्रेशर मान लेते हैं P होगा। अब इसका प्रेशर P है क्योंकि 1 स्टैकोमीटर का क्वेश्चन है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे बोला है 10 बार है, तो P + P क्या हो जाएगा, 2P = 10। ठीक है, तो P = आ जाएगा 5, तो ये 5 ATM के बराबर है, ये 5 बार के बराबर है, और Kp क्या हो जाएगा, गैस के रिस्पेक्ट में प्रेशर ऑफ X इंटू प्रेशर ऑफ Y, तो 5 × 5 क्या आ जाएगा, 25। तो ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में दे दिया है, मतलब डेल्टा G की वैल्यू दे दिया है। एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, किसी टाइम पर A, B और C का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया इसी रिएक्शन के लिए, और बोल रहा है रिएक्शन कहाँ है, फॉरवर्ड बैकवर्ड में जाएगी कैसे। तो पहले जो हमारा पहला दिया हुआ डेल्टा G = तो इसको डेल्टा G = हमें पता है -2.303 RT log Kc, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो log बेस्ड इन Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा G हमारे पास है 2492.4.2, 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314 और टाइम की वैल्यू 300 केल्विन। यहाँ से log Kc की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे आ रहा है -0.4341। ठीक है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा। अब ये Kc की वैल्यू यहाँ से जो आ रही है वो वैल्यू आ रही है करीब 0.37। अब इस रिएक्शन के लिए QC तो निकाल ही सकते हैं, तो QC क्या हो जाएगा, QC हो जाएगा Q प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, तो 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C 2 और 1/2 इंटू 2 1/2 इंटू 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, और A का स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4, तो उधर आ जाएगा 4, तो Q की वैल्यू 4 और Kc की वैल्यू 0.331। अब Q की वैल्यू, तो Q इज़ ग्रेटर देन Kc, Q बड़ा है Kc से,
क्यू इज़ ग्रेटर देन के सी, तो क्यू अगर ग्रेटर देन के सी है, अब याद करो के सी यहाँ होता है, ये क्यू होता है, एक क्यू होता है इधर। अगर ये क्यू की वैल्यू कम होगी, के सी से कम होती है, मतलब के सी बड़ी होती है और क्यू, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है कि नहीं, फॉरवर्ड जाती है। अब क्यू की वैल्यू बड़ी हो गई तो रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम आ जाए। तो यहाँ का बैकवर्ड डायरेक्शन होगा और यहाँ पर क्यू ग्रेटर देन के सी होगा, तो रिवर्स डायरेक्शन क्यू, बिकॉज क्यू ग्रेटर देन के सी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 3 रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन के लिए K1 K2 K3 K4 दिया है और K4 की वैल्यू भी बताना है। द इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए बताना है, तो इन तीनों का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए निकालना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये वाला रिएक्शन हम लिख लेते हैं। अगर हम ये वाला रिएक्शन लिखेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, लगा लेते हैं। तो K4 आ जाएगा हमारे पास NO का स्क्वायर, NH3 का होल स्क्वायर और O2 की पावर 5/2। अब K1 की वैल्यू क्या है, K1 की वैल्यू है NH3 का स्क्वायर N2H2 का क्यूब। K2 क्या आ जाएगा, NO का स्क्वायर N2O2 और K3 क्या हो जाएगा H2O, H2 की पावर 1, O2 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास K4 आएगा वो आ जाएगा, आप सॉल्व करो ध्यान से। तो अगर आप देखो हमें NO का स्क्वायर चाहिए, NO का स्क्वायर कैसे मिल सकता है, K2 तो हमारे पास होगा ही होगा, तो K2 मैंने कर दिया। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अब NH3 का स्क्वायर ऊपर है और नीचे NH3 का स्क्वायर है, तो NH3 का स्क्वायर कैंसिल तो हो जाएगा, कि मतलब K1 के अगर हम कर दें, लेकिन K1 मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा। तो अगर हम बात करें और कहीं NH3 का स्क्वायर है, अगर हम बात करें पहले NO का स्क्वायर, अच्छा NO का स्क्वायर है, तो K2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और NH3 का स्क्वायर, तो NH3 का स्क्वायर हमारे पास नीचे आना चाहिए और नीचे आने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना होगा। तो K2/K1 हो जाएगा। अब K3 की बात करते हैं, K3 का क्या होगा, K3 हमें क्या चाहिए, हमें K3 O2 की पावर 1/2 है और O2 की पावर हमें 5/2 चाहिए। एक तो ये 3/2 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ K3 का स्क्वायर तो बन जाएगा कि नहीं, सॉरी K3 का क्यूब कर दूँ तो बन जाएगा, क्योंकि उसके 6 होगा, 1/2 कट जाएगा तो 5/2 इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा K4 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, K2 K3 का क्यूब/K1, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसको सॉल्व करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, pH की वैल्यू दी हुई है, व्हाट विल द pH ऑफ 5 × 10 की पावर -2 NaOH। तो बस कुछ नहीं करना, pH निकालना है, तो pOH निकाल लेते हैं, क्योंकि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। pOH इज हो जाएगा -log/10 OH माइनस, तो -log/10 5 × 10 की पावर -2, तो 2 - log5 आ जाएगा। 2 - log5 के लिए 0.7 के आसपास, तो 1.3 आ जाएगा। ये हमारा pOH आएगा, तो pH क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा 14 - 1.3 12.70। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द pH ऑफ 10 की पावर -4 मोलर OH माइनस सोल्यूशन एट 330 केल्विन इफ Kw ऑफ दिस इज इतना, और हमें बताना है pH की वैल्यू। तो हमें पता है Pkw की अगर हम फॉर्मूला हो तो हो जाए pH + pOH, और Pkw क्या हो जाएगा -log/10 Kw। टेम्परेचर भी ये दिया हुआ है, तो -log/10 10 की पावर -13.6 तो आ जाएगा 13.6, तो Pkw की वैल्यू आ गई 13.6। अब pOH की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर -4 है, तो आ जाएगा 4, तो pH की वैल्यू क्या आ जाएगी 13.6 - 4 दैट इज 9.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कि KSP हमें दे दिया CF2 की, द कॉम्बिनेशन अमंग द फॉलोइंग विच द गिव ए प्रेसिपिटेट ऑफ CF2। इनमें से किस कॉम्बिनेशन से हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा CF2 का। तो एक चीज़ पहले जान लेते हैं, प्रेसिपिटेट बनता कब है। तो एक होता है आयनिक प्रोडक्ट, एक होता है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू हालांकि उसी तरह सेम तरीके से निकालते हैं,
ग्रेटर देन हो जाए किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो हमारा प्रेसिपिटेशन बनना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन बनना शुरू हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। तो पहले ही ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। CF2 के लिए निकालते हैं, CF2 के लिए निकालेंगे तो हम अगर हम बात करेंगे तो CF2 की लाइनिंग प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस 2F माइनस का Ca2 प्लस F माइनस का होल स्क्वायर, जितना आयंस होते हैं उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके लिए। आयनिक प्रोडक्ट इस तरह निकालते हैं ना, F माइनस का होल स्क्वायर कर देंगे तो Ca2 प्लस की वैल्यू हो गई 10⁻², और F माइनस की वैल्यू हो गई 10⁻³ का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10⁻8। और ये 1.7 इंटू 10⁻10 से ज़्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है आयन के फॉर्म में, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी देख लेंगे तो नहीं होगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पीके ऑफ वीक एसिड दे दिया है, पीओएच ऑफ एन एक्वस बफर सोल्यूशन HA इन विच 50% ऑफ द एसिड इज आयनाइज। तो पीएच तो हम निकाल ही सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आसपास बराबर ही होगा, तो पीएच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीके, और यहाँ से हमारे पास ठीक है, और पीके की वैल्यू क्या है 4.5, तो ये कर दिया। पीएच प्लस पीओएच क्या होता है 14, तो पी 14 है, तो अगर ये 4.5 हो गया तो पीओएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस 4.5 दैट इज 9.5, क्या आ जाएगा 9.5, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ये PCl5 डिसोसिएट इसमें हो रहा है, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे P दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X दिया है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 विल बी। तो सवाल बहुत सिंपल है, सवाल क्या है, PCl5 को तोड़ देते हैं PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, अगर हम बात लेते हैं कि इनिशियली अगर हम इसको बात कर लेते हैं तो ठीक है, मान लेते हैं इनिशियली ए मोल यहाँ कुछ नहीं बना होगा, A माइनस AX, ये AX EX बना होगा, ठीक है। अब बोला है कि टोटल प्रेशर अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम 1 ATM से ले लेते तो उससे भी हो सकता था, तो हम ऐसे ही ले लेते 1 से ही ले लेते तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि 1 माइनस, तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब ये हमारे पास मोल्स के रिस्पेक्ट में हो गया। अब पार्शियल प्रेशर होता है क्या, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो अगर हम टोटल मोल्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, T = 0, T = इक्विलिब्रियम, तो A प्लस AX हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ किसके लिए निकालना है, हमें किसके लिए निकालना है, मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 के लिए क्या लगे, कौन से, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 = मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू P टोटल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इज AX अपन A प्लस AX, तो A 1 + X कर देंगे, A से A कट गया, टोटल प्रेशर P आ जाएगा, क्या आ जाएगा X अपन 1 + X इंटू P, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कर रहा है एन अमाउंट ऑफ सॉलिड NH4, वो सिमिलर वाला क्वेश्चन जो था हाइड्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का, वही क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो रिएक्शन इसके लिए ये बनेगा NH4HS टू फॉर्म NH3 + H2S। दिया क्या क्या है, टोटल प्रेशर P टोटल देकर रखा हुआ है, P टोटल दे दिया है 0.84 ATM। सॉलिड है तो सॉलिड के लिए कुछ मोल दिया क्या, टेम्परेचर एंड 0, अमोनिया गैस है सर्टेन टेम्परेचर एंड 0.5 ATM प्रेशर। अच्छा, अमोनिया गैस का प्रेशर दे दिया 0.5 स्टार्टिंग में, ये डिकम्पोज हो रहा है, ये सॉलिड होगा ही होगा, तो ये हाइड्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का सवाल है, और इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, NH3 + H2S, ठीक है, T = 0 पे। अब ये ब्रेक होगा तो इसका प्रेशर जाहिर सी बात है बढ़ेगा 0, क्योंकि कुछ मोल इसके कन्वर्ट हो गए, तो ये प्रेशर X हो जाएगा, और मान लेते हैं X से बढ़ गया क्योंकि 1 मोल के लिए X, तो इसके लिए भी X, तो टोटल प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर तो दिया ही है 0.5 + X + X = 0.84, तो क्या आ जाएगा 0.5 + 2X, तो 2X = 0.84 - 0.50, X = 0.34 डिवाइडेड बाई 2, तो X = क्या आ जाएगा 0.17, तो X की वैल्यू हमारे पास 0.17 आ गया, 0.17 इज़ द X, ठीक है 0.17, तो प्रेशर ऑफ H2S की वैल्यू 0.17 है। अब ये 0.17 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.67, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉर NH4HS
तो के पी ही निकालना है कुल लगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S लगा देंगे, दोनों का प्रेशर निकाल देंगे, तो 0.67 इंटू 0.17। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा ये आ जाएगा 0.1139 के आसपास आएगा कैलकुलेट करने पर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्लोजेस्ट ऑप्शन ही होगा, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ OH माइनस से H+ निकाल लेंगे, कंजुगेट बेस H+ निकालने बन जाएगा O-2 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है Kc निकालना है, इक्विलिब्रियम Kc क्या हो जाएगा, बस केवल गैस के लिए डिफाइन होगा, बाकी सब सॉलिड है, तो 1/O2⁵ आ जाएगा रिएक्टेंट में, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट MX4 इज S, द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज, मतलब इतना आ रहा है हमारे पास क्या KSP, तो बोल रहा है कि इन द टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी के टर्म में लिखना है, S इज गिवन इन द टर्म ऑफ, तो KSP निकाल लेंगे इसके लिए। MX4 है, तोड़ देंगे, M+4 + 4x माइनस, तो ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 4S, तो KSP आ जाएगा क्या, S इंटू 4S के पावर 4, तो आ जाएगा 256 S के पावर 5, तो ये KSP की वैल्यू आ जाएगी, KSP की वैल्यू इतनी आ जाएगी 256 S टू द पावर 5। अच्छा, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, KSP/256 की पावर होल पावर 1/5, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, pH + pOH इज इक्वल टू 14 पर ऑल इक्वल सोल्यूशन, ठीक है। कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस H, ये सही है। इतना 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट के लिए चाहिए होगा, ठीक है, बाद में सही। अच्छा, ये याद रखना कि pH ऑफ यह 10 के बारे में स्टेट होना चाहिए। HCl का 8 नहीं हो सकता, क्यों, एसिडिक सोल्यूशन है ना, <7 तो होगा ही होगा, तो यही गलत स्टेटमेंट है। बोला कौन सा गलत होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट। चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, वॉल्यूम से नहीं फर्क पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, देख लेंगे डेल्टा Ng को हम देख लेंगे 0, तो डेल्टा Ng यहीं पर 0 है, तो यही फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी यहाँ डेल्टा Ng 0 नहीं है, यहाँ भी डेल्टा Ng 0 नहीं है, यहाँ भी डेल्टा Ng 0 नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 36, तो 36 क्वेश्चन क्या करा है, एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसके लिए हमें बताना है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द हायर यील्ड ऑफ NO का हायर यील्ड मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए, तो फॉरवर्ड के लिए कंडीशन LCP वाला कंडीशन है। रिएक्शन में डेल्टा H इसका पॉजिटिव है, मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हायर टेम्परेचर प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो ये हमारा फेवरेबल होगा। लोअर टेम्परेचर नहीं, क्योंकि एक्सोथर्मिक थोड़ी ना है कि हमें, और हमें NO का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। N2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे, तो N2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट LCP क्या करेगा, N2 का कॉन्सेंट्रेशन घटाएगा, और N2 का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, तो ये भी सही है। हायर कॉन्सेंट्रेशन O2 भी रिएक्टेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो LCP घटाएगा मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, क्योंकि ये घटेगा तभी तो ये बढ़ेगा, तो फॉरवर्ड चला जाएगा, तो ACD इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक गिवन रिएक्शन है 2AB + C, Kc की वैल्यू इतनी दी हुई है, एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज ABG, इतना दिया हुआ है। तो बस कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि हम Kc निकाल लेते, Kc दिया किसी टाइम पे QC ही आएगा, और हमें पता है QC अगर ग्रेटर देन Kc होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड, और अगर Kc बड़ा हो गया QC से तो रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, आगे चला जाएगा, ये बैकवर्ड ये फॉरवर्ड। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो Kc तो हमें पता था, QC निकाल लेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, तो सबका कॉन्सेंट्रेशन ये C है, सबका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 2 × 10 की पावर -3, तो 2 × 10 की पावर -3, 2 × 10 की पावर -3, 2 × 10 की पावर -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा Kc क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और Kc बड़ा हो गया QC से, अरे QC बड़ा हो गया Kc से, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चले जाता है, रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करेगा, अगर हम इसको देखें, बोला 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर एसिड सोल्यूशन, द मास ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इक्वल टू, तो हमारे लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि NaOH HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, कुल मिला के यही हो रहा है ना, NaOH HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, और NaCl और वाटर बनेगा, NaCl और वाटर बनेगा,
अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो NaOH हमें पता है कि अगर हम बात करें तो अगर हम मास में भी बात कर सकते हैं, मोल में भी बात कर सकते हैं। अगर हम मोल में ही बात कर लेते हैं कि कितना हमारे पास होगा, अगर हम बात करें तो अगर हमें 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मास में बात करने की बोला, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड मास में दिया तो मास में ही बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं कि हमें पता है कि 40 ग्राम ये होगा, ठीक है, 40 ग्राम हमारे पास ये होगा और ये 36.5 ग्राम मिलके ये हमारा NaCl बना लेगा, 58.5 ग्राम और वाटर जो भी बन जाएगा, ये हमारा रिएक्शन होगा। अब हमें पता करना होगा कि अगर 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कितने से ट्रीट हो रहा है, 0.75 मोलर ऑफ HCl, ठीक है, 0.75 मोलर ऑफ HCl से ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो पता कर लेते हैं कि अगर हमें पता है कि 40 ग्राम के लिए 36.5 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, तो 36.5/40 चाहिए होगा। और जितना इसी के हिसाब से, अगर इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा, उसके हिसाब से देख लेंगे कि कौन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेट ऑफ निकाल लेते हैं पहले इसका। तो इसके लिए तो मोल निकाल लेते हैं। तो 25 × 0.75 इसका मोल आ जाएगा, मोल ऑफ ये मोल ऑफ मिली मोल ऑफ HCl, ठीक है। और मास निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 36.5, और हमें पता है कि मोलारिटी जो मिली मोल में है, तो अगर हमें मास निकालना होगा तो इसको मोल बनाना होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करें तो आ रहा है 0.684 ग्राम ऑफ HCl। अब हमें पता है कि अगर हम NaOH का लेफ्ट मोल निकालेंगे तो हम ये निकाल सकते हैं ना कि 0.684 ग्राम ऑफ HCl है। थोड़ा सा यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस नहीं है। तो हमें पता है कि 36.5 ग्राम HCl के लिए 40 ग्राम चाहिए, तो 0.684 ग्राम HCl के लिए कितना चाहिए, 36.5 ग्राम HCl के लिए चाहिए 40 ग्राम। तो 0.6 ग्राम के लिए 40/36.5 मल्टीप्लाई बाई 0.684। जब इसको सॉल्व करें तो अराउंड 0.75 ग्राम आ रहा है। तो कितना हमारा ग्राम बच गया होगा, 1 में से 1 ग्राम लिया है 0.75, तो 0.25 ग्राम, मतलब आ जाएगा 250 मिलीग्राम। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो हमारा मोल मोल कॉन्सेप्ट बेसिक सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन क्लोज वेसल में दिया हुआ, कॉन्सेंट्रेशन सबका दिया हुआ है, और 0.1 मोल ऑफ NaO2 इज टेकन इन क्लोज वेसल, विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन हमारा ये होगा कि 2NO का डिसोसिएशन कराना है N2+O2 में। Kc तो हम तुरंत निकाल लेंगे। Kc क्या आ जाएगा, Kc आ जाएगा N2O2 अपन NO का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये सॉल्व करने में आएगा 1.607, ठीक है। अब हम Kc पता है और हमें अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में अगर इसको बताना है, तो जैसे हमें पता है कि इनिशियली अगर हम मान लेंगे कि अगर दिख रहा हो आपको तो 0.1 है, तो 0.1 माइनस अगर हम बात करें तो C अल्फ़ा 0.1 अल्फ़ा 0.1 अल्फ़ा 0.1 अल्फ़ा। अब इसी को सॉल्व करना होगा, Kc की वैल्यू के बराबर करना होगा। तो Kc की वैल्यू आ जाएगा क्या, अगर हम अल्फ़ा के टर्म में ही बात कर लेते हैं तो 1.607 और यहाँ पर आ जाएगा 0. ठीक है। अगर हम बात करें, सॉरी ये 0.1 अल्फ़ा तो 0.05 अल्फ़ा होगा, क्योंकि इसके 2 के लिए ना 0.05 अल्फ़ा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 0.0 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 0.0 अल्फ़ा अपॉन 0.01 माइनस 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा 1.27 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.05। पूरा सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ सॉल्व करने के बाद 0.717। तो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, सॉल्व करने पाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, क्वेश्चन ये करा है तो कंसीडर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस दिया हुआ, कैलकुलेट Kc। तो इक्विलिब्रियम पे ही दिया होगा तो Kc निकाल लेंगे बस। तो सारे गैस मन के PCl3 इंटू Cl2 अपन PCl5। इसकी वैल्यू दी है, PCl3 की वैल्यू दी हुई है 1.60, Cl2 की वैल्यू दी है 1.60 और ये 1.40। तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा समथिंग लाइक, अगर हम बात करें यह आ जाएगा 16 का स्क्वायर 2.56 डिवाइडेड बाई 1.4, 14 का इसको कट कर देंगे, 14 1 जा 14, 14 8 जा समथिंग आ जाएगा 1.83। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, बोला है एसिटिक एसिड है और 1%
आयनाइज हो रहा है pH ऑफ द सोल्यूशन। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, एसिटिक एसिड लिख लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं CH3CO- में। ठीक है, ये जीरो, तो यहाँ पर हम मान लेंगे C यहाँ 0 मतलब C यहाँ 0.01 होगा, तो 0.01 माइनस 0.01 अल्फ़ा, यहाँ C अल्फ़ा ये भी हो जाएगा ना, इसी तरह रखते हैं ना C। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फ़ा। हमें पता है कि C की वैल्यू क्या है 0.01, अल्फ़ा की वैल्यू 1%, मतलब ये भी 0.01, 10⁻⁻⁴। pH क्या होता है -log/10H+, तो क्या आ जाएगा -log/10 10⁻⁻⁴। तो क्या आ जाएगा pH की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, pH क्या आ जाएगा 4, तो ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, सबसे पहले H+ का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फ़ा कर देंगे, फिर pH = -log/10H+ कर देंगे, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज इतना दिया हुआ है 3, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ Kc। ठीक, यहाँ पर Kp की वैल्यू दे दी है और Kc की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कॉन्सेप्ट हमें यही लगाना है, Kp Kc का कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो बस करना क्या है, फॉर्मूला लगा देंगे Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng, और ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि Kp की वैल्यू 3 दे दी है और Kc की वैल्यू पूछ रहा है, तो लगा लेते हैं Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, यहाँ डेल्टा Ng क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो Kc = हो जाएगा Kp RT, तो यहाँ 12 लीटर में दिया है तो 0.083 R की वैल्यू हो जाएगी, मतलब पहले Kp RT की पावर डेल्टा Ng कर देते हैं, Kc = Kp1। ठीक है, 3/0.083 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर कितना दिया है, डेल्टा Ng तो 1 हो जाएगा, डेल्टा Ng 1 हो जाएगा, टेम्परेचर 1000 केल्विन दिया है। ठीक है, तो आ जाएगा 3/83, सॉल्व करेंगे 0.036, तो आ जाएगा 3.6 × 10⁻², ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ksp का, ये भी सवाल है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ksp दिया हुआ है 4 × 10⁻8, और हमें पता है कि सॉल्व करना है, तो बस क्या करना होगा, S × S = 4 × 10⁻8, तो S का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके लिए S × S ही होगा, तो अंडर रूट में 4 × 10⁻8 हो जाएगा S की वैल्यू, तो S की वैल्यू आ जाएगा 2 × 10⁻4, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ CF2 इन 0.1 मोलर सोल्यूशन NaF विल बी, ये क्वेश्चन में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 Ksp इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaF विल बी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल है हमारा। तो सबसे पहले के बोला है कि CF2 तो टूट जाएगा हमें पता है, लेकिन यहाँ NaF को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na+F-, ये तो कम्प्लीटली टूट जाएगा और 0.1 आएगा, ये कॉमन आयन का सवाल है ना। अगर हम CF2 की बात करें तो CF2 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, कैल्शियम 2+ + 2F-, इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी सॉल्युबिलिटी 2S, और 0.1 यहाँ से भी तो आएगा कॉमन आयन के कारण, और हमें पता है कि कॉमन आयन में जो ये सॉल्युबिलिटी ये वैल्यू बहुत कम होती है, तो 0.1 ही इसका मेन होगा कॉन्सेंट्रेशन। अब Ksp निकाल देंगे इसी के हिसाब से, तो Ca2 प्लस F- का स्क्वायर, तो F- यहाँ 0.1 ही हो जाएगा, तो S × 0.1 का होल स्क्वायर, और Ksp की वैल्यू दी हुई है 5.3 × 10⁻11, तो यहाँ से 10⁻² आ जाएगा, तो S = आ जाएगा 5.3 × 10⁻11, S = आ जाएगा 5.3 × 10⁻11 डिवाइडेड बाई 10⁻², तो आ जाएगा 10⁻9, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 10⁻9। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बोथ है जे ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस किसे बोलते हैं, तो अच्छा कौन एक्ट नहीं करेगा, तो HCO-3 तो कर लेगा, एक H2CO3 बना लेगा, एक CO3 2- बना लेगा, ये भी H+ जोड़ देंगे तो NH4+ एग्जिस्ट करता है, NH2-, ये भी करेंगे तो SO4-2 और H2SO4, ये नहीं करेगा, HCl- तो बन जाएगा, लेकिन HCl2+ H2Cl+ आप लोगों ने देखा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन PYQ के डिस्कस कर लिए हैं, मतलब मेंटरशिप में जितने भी हमारे क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम के थे टेस्ट पेपर के डिस्कस कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो यू कैन आस्क मी। सॉरी लग रहा है ये 2 क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं, ठीक है, इन सब दोनों क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और 19, इस 2 क्वेश्चन हमारे छूट गए ना, तो सॉरी इसको भी देख। हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये रिएक्शन दिया डेल्टा S नेगेटिव, Kc की वैल्यू दे दिया है, तो बोला देख ली, पहले ये सब देख लेते हैं।
क्या क्या बोल रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर हम डेल्टा एच निगेटिव है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करेगा टेम्परेचर, हाँ ये बात सही है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम इफेक्ट नहीं होता, ये बात भी सही है। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीज, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा एलसीपी, और नंबर ऑफ उधर जाएगा जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज करेंगे, यही ना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज करेंगे, हाँ तो फॉरवर्ड चला जाएगा, बोला हाँ फॉरवर्ड जाएगा, ये बात भी सही, यही गलत होना चाहिए, देखते हैं। तो बोल क्या रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू द कंप्लीशन एंड नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, ये स्टेटमेंट गलत है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना है, वो हमारे इन सब चीज़ों पर नहीं डिपेंड करेगा, तो ये ऑप्शन हमारा ए ही गलत है और यही हमारा सही है इसके हिसाब से। ये क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द pH ऑफ ए 0.02 मोलर NH4Cl सोल्यूशन विल बी गिवन, के बी इतना दिया हुआ है और ये दिया है, तो ये हमारा एक्चुअल में सॉल्ट ऑफ वीक बेस और वीक बेस का pH का क्वेश्चन सवाल है। तो सवाल के लिए फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है pH इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो 7 माइनस हाफ PKB प्लस log C का ये फॉर्मूला लगता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 7 माइनस हाफ PKB की वैल्यू क्या होगी, NH4OH के लिए KB दिया हुआ तो PKB आ जाएगा 5 प्लस log C log, और C की वैल्यू क्या दी हुई है 2 इंटू 10⁻²हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻² के लिए हम pH निकाल ही सकते हैं, 7 माइनस हाफ, पहले इसको कर देंगे 5 प्लस, ये हो जाएगा -2 प्लस log 2 0.3, तो ये आ जाएगा 1.7 समथिंग। 7 माइनस हाफ इंटू 5 माइनस 1.7, तो 7 माइनस हाफ इंटू आ जाएगा 3.7 और 3.3 आ जाएगा, तो 7 माइनस आ जाएगा 1.65, तो आ जाएगा सॉल्व करने 5.35, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी 1.353 इज़ द pH, 5.35 इज़ द pH। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ भी ना समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, सारे तो समझ में आए होंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो यू कैन टेल, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू फॉर डूइंग द क्वेश्चंस। थैंक यू।